वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एडवांस सर्वेइंग का आपका यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना है आपको, टेक्योमेट्री की। इससे पहले हम लोग यूनिट चैप्टर 2 में आपको कवर किए थे थियोडोलाइट सर्वेइंग। थियोडोलाइट सर्वेइंग में हमने क्या चीज़ देखा, तो बहुत सारी चीज़ सीखे। क्या सीखे? एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करना हो तो उसमें कैसे करते हैं, कितना मेथड से करते हैं, वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, फिर इंक्लूडेड एंगल वगैरह कैसे निकालते थे। उसके बाद आपका डिफ्लेक्शन एंगल था, उसको कैसे निकालते थे। उसमें फिर ट्रावर्सिंग के बारे में सीखे थे, फिर लैटिट्यूड के बारे में सीखे थे, डिपार्चर के बारे में सीखे थे। हर एक पे न्यूमेरिकल पोर्शंस को किए थे। तो आपका सेकंड चैप्टर जो थियोडोलाइट था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बहुत ज़्यादा उसमें आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मार्किंग उससे आता भी है, ठीक है। तो वहाँ से आपका जो क्वेश्चंस था, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा ये न्यूमेरिकल पोर्शन से, और बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चंस आएंगे, और बाकी ऑब्जेक्टिव 5-6 उससे आएगा ही, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइप्स का आपको क्वेश्चंस उसमें करवा दिए थे, वो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ था। ऑब्जेक्टिव हम लोग एक बार करेंगे कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसके बाद जो आपका चैप्टर्स है वो चैप्टर्स आपका क्या है, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग क्या है, इसमें हम लोग क्या सर्वे करते हैं और किस किस टाइप से सर्वे करते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं टेक्योमेट्री सर्वे है क्या। तो टेक्योमेट्री में क्या करते हैं, टेक्योमेट्री कुछ नहीं है, जस्ट लाइक आपका क्या है जो थियोडोलाइट से सर्वे करते हैं, इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं, इंस्ट्रूमेंट जो भी इसमें यूज करते हैं हम लोग वो थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट ही रहता है। और वो जो इंस्ट्रूमेंट है आपका कौन सा है, वो ट्रांजिट थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम कौन सा है, तो वो ट्रांजिट थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। क्लियर? तो टेक्योमेट्री में क्या है, टेक्योमेट्री सर्वे इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें सर्वे करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम दे दिया गया टेक्योमीटर। टेक्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, वो क्या है आपका, तो जो थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट में भी कौन सा, जो ट्रांजिट थियोडोलाइट यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं टेक्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो टेक्योमेट्री सर्वे करने के लिए, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। टेक्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट क्या है, ट्रांजिट थियोडोलाइट है। क्लियर? तो अब आइए यहाँ पे, जैसे वहाँ पिछले में चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आपका एंगल का मेजरमेंट, ये सब चीज़, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, ये सारा चीज़ कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो आखिर अब ये टेक्योमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि ये जो सर्वे करते हैं तो इसमें क्या करते हैं। तो ओवरव्यू आप ये जान जाइए कि टेक्योमेट्रिक सर्वे में क्या करते हैं, यानी जहाँ पे ना आप लेवलिंग कर सकते हैं डंपी लेवल से, ना जहाँ पे आप एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं किससे, थियोडोलाइट से, या तो जहाँ एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज है और जहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारा डिफ़िकल्टीज है कुछ मेजरमेंट करने के लिए, एंगल मेजरमेंट करने के लिए, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए एक एक करके पूरा डिटेल देखते जाते हैं कि ये टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग क्या होता है, कहाँ पे इसका यूजेज करते हैं, इसका क्या डेफिनेशन होता है, टेक्योमेट्रिक क्या बोलता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसको पूरा हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहला देखिए आपका इंट्रोडक्शन लिखे हैं, पहला जो चीज़ आपका लिखा हुआ है, पहला क्या है आपका, इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, हम लोग का यहाँ टॉपिक क्या है, तो टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग है, ठीक है। ये आपका यूनिट 3 होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या कर रहा है बाबू, कि टेक्योमेट्री का, कि टेक्योमेट्री और देखिए लिखा हुआ है ये टेक्योमेट्रिक में कि टेक्योमेट्रिक और टेलीमेट्री, इसको टेलीमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है टेक्योमेट्री और टेलीमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसमें क्या करते हैं, इन विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस एंड डिफरेंस ऑफ एलिवेशंस ऑफ पॉइंट्स आर डिटरमिन्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। यानी इसमें मेनली जो मेरा काम रहता है टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग में, तो टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं, तो कह रहा है कि टेक्योमेट्री और टेलीमेट्री, इसको टेलीमेट्री भी बोलते हैं हम लोग, कि टेक्योमेट्री और टेलीमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ सर्वेइंग, ये सर्वेइंग का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड डिफरेंस ऑफ एलिवेशन। डिफरेंस ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या, लेवल की बात कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या चीज़, लीनियर मेजरमेंट की बात कर रहा है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग जो लीनियर मेजरमेंट करते थे, डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो डिस्टेंस तो आप चेप और 10 से भी मेजरमेंट कर सकते हो, है ना। उसके बाद में एलिवेशंस की बात कर रहा है, तो एलिवेशंस हम लोग पढ़े थे सर सर्वेइंग 1 में, डंपी लेवल से भी मेजर कर सकते थे। तो ये टेक्योमेट्री की क्यों ज़रूरत पड़ी,
तो इसको इसलिए इस टेकोमेट्री का ज़रूरत इसलिए पड़ी होगी कि हो सकता है जहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर आप चेन और टेप से नहीं कर सकते हैं, हो सकता है जहाँ पे लेवल हम डंपी लेवल से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस जगह पे क्या करता होगा ये टेकोमेट्री, वहाँ का भी डिस्टेंस मेजर कर सकता है और वहाँ का भी क्या कर सकता है, एलिवेशन मेजरमेंट कर सकता है। इसीलिए हमें टेकोमेट्रिक सर्वेइंग की ज़रूरत पड़ी होगी। क्लियर? एक चीज़, एक डाउट क्लियर? तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इससे भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे, इससे भी एलिवेशन ही मेजर करेंगे। तो ये तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है तो चेन टेप से आके मेजर कर लेंगे, और एलिवेशन मेजर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डंपी लेवल है मेरे पास उससे कर लेंगे। तो फिर टेकोमेट्री की ज़रूरत क्यों हुई? टेकोमेट्री की ज़रूरत, लेकिन वहाँ पर क्या था कि हर एक जगह आप लीनियर मेजरमेंट करने के लिए चेन टेप का जरूर यूज नहीं कर पाइएगा। कुछ ऐसा भी तो है जहाँ टेरेन है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, ऊपर नीचे पहाड़ है, पूरा ढलान है, तो वहाँ पे आप कैसे यूज कीजिएगा? तो उस जगह जहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ न टेप न चेन और न तो डंपी लेवल यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेकोमेट्रिक सर्वेइंग कर सकते हैं। तो पहला लाइन क्लियर हो गया। पहला लाइन क्या कर रहा है कि टेकोमेट्री और टेलीमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स आर डिटरमिन्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कोई एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, उससे मेजर करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टेकोमेट्री इज नॉन एज टेकोमीटर। ठीक है, टेकोमेट्री सर्वेइंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो टेकोमीटर है। तो ये लिख लीजिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टेकोमेट्री इज नॉन एज टेकोमीटर। चलिए तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि द मेथड ऑफ टेकोमेट्रिक सर्वेइंग इज आल्सो नॉन एज ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपका जो टेकोमेट्रिक है वो किस मेथड पे वर्क करता है। तो क्या बोलिएगा, ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट, यानी ODM। इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट यानी इसमें जो हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, तो उस डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को ऑप्टिकल ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, उस दूरबीन से देखते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो मेजरमेंट करते हैं तो सीधे टेप और चेन से नहीं करते हैं, बल्कि जो ग्लासेस है, जो आपका ऑप्टिकल लेंस लगा हुआ है, उसके लेंस के दृष्टि से देखते हैं रीडिंग, और उस रीडिंग के हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरिंग मेथड। ठीक है, बिकॉज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टेकोमीटर इज यूज, क्योंकि इसमें जो हम लोग यूज करते हैं तो एक कैसा यूज होता है, तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसका हम लोग यूज करते हैं किसमें, टेकोमेट्रिक सर्वेइंग में। यानी आपका जो ऑप्टिकल जैसे देखते हैं ना हम लोग, थियोडोलाइट की बात किए तो क्या है, आपका थियोडोलाइट यूज करते हैं, उसमें ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट में क्या है, हम लोग दूरबीन से देखते हैं तो उसमें ग्लास लगा हो रहा था ना, ऑप्टिकल ग्लास, इसीलिए उसका नाम पड़ा है कि क्या चीज़, ODM, यानी ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। क्लियर? तो क्या हुआ, ये लाइन क्या कर रहा है कि द मेथड ऑफ टेकोमेट्रिक सर्वेइंग इज आल्सो नॉन एज ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरिंग मेथड। यानी आप टेकोमेट्रिक सर्वेइंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज, इसमें क्या करते हैं, जो टेकोमीटर रहता है उसमें क्या लगा हुआ रहता है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसका यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरिंग मेथड भी पड़ा है। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया कि टेकोमीटर क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लिया, इंट्रोडक्शन। अब इसका यूजफुल सिचुएशन फॉर टेकोमेट्र सर्वे, यानी टेकोमेट्रिक सर्वेइंग आप कर रहे हैं तो टेकोमेट्रिक सर्वेइंग का यूज कहाँ पे करेंगे। ठीक है, शहर होता है ना कि हर एक जो चीज़ कर रहे हैं सबका अपना अपना खासियत होता है कि किसी को कहाँ पे यूज करेंगे, किसी को कहाँ पे यूज करेंगे, जिसका जो नेचर है, जिस टाइप का वर्क है, उसी जगह पे उसको क्या करना है, यूज करना है। तो क्या कर रहा है, यूजफुल सिचुएशन ऑफ टेकोमेट्रिक सर्वेइंग, यानी टेकोमेट्रिक सर्वे आपको करना है तो किस सिचुएशन पे कीजिएगा और कहाँ पे करना उचित रहेगा। तो पहला पॉइंट लिख रहा है कि व्हेन ग्राउंड सरफेस इज अनइवन। देखिए क्या कर रहा है, ग्राउंड सरफेस कैसा हो, अनइवन हो। अनइवन मतलब क्या, यानी उबड़ खाबड़ हो, ग्राउंड का जो सरफेस हो इस तरह का हो, यानी कैसा हो, ये अनइवन है, यानी कैसा है, ये समतल नहीं है, अनइवन है। तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, टेकोमेट्रिक सर्वेइंग का यूज कर सकते हैं। पहला तो ये कह रहा है कि ग्राउंड सरफेस इज अनइवन एंड इट इज डिफ़िकल्ट टू ले
यानी जहाँ डिफ़िकल्ट हो क्या करना, ले करना, मतलब चेन को दौड़ाना और टेप को दौड़ाना जहाँ डिफ़िकल्ट हो ऑन द ग्राउंड, यानी वैसे ग्राउंड पे, वैसे ज़मीन के सतह पे हम लोग टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग करेंगे जहाँ पे न तो चेन को दौड़ा सकते हैं आप, न तो टेप को दौड़ा सकते हैं। तो चेन और टेप को कहाँ दौड़ाना संभव नहीं है, जहाँ पे सरफेस कैसा हो आपका, अनइवन हो। अनइवन मतलब क्या, समतल नहीं हो, इस तरह का सरफेस हो। तो इसमें आप देखिए चेन और टेप से मेजर करना चाहिएगा। ये डिस्टेंस अगर हम बोल दें कि ये और ए और बी है, इसके ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताइए चेन और टेप से मेजर करके, तो डिफ़िकल्ट है, आप मेजरमेंट नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा थोड़ा कि डिस्टेंस मेजर ही नहीं होगा, मेजर होगा बट उसके लिए मेथड अलग होगा। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, तो टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या करा है, व्हेन ऑब्स्टेकल्स सच एज स्टीप एंड ब्रोकन ग्राउंड, यानी आपका ऑब्स्टेकल आ जाए, बीच में अवरुद्ध आ जाए। वो अवरुद्ध कब हो सकता है, जब ग्राउंड आपका स्टीप हो, स्टीप मतलब ज़्यादा खड़ा हो, और या तो ब्रोकन ग्राउंड, ब्रोकन क्या है, बीच में गैप हो, इस तरह का कुछ गैप आ जाए, ब्रोकन आ जाए, टूटा हुआ है। स्टीप इस तरह का यानी खड़ा है, ठीक है, फिर कुछ दूर पार्ट चला इस तरह का, ये हो सकता है ग्राउंड का नेचर ऐसा भी हो, ये ऐसे भी हो सकता है ना, इस तरह का। ये कैसा नेचर है, एकदम कोई फ्लैट टाइप का नहीं है, कोई समतल नहीं है। देखिए इस टाइप का नेचर आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ये टेक्योमेट्रिक सर्वे कर रहा था। तो व्हेन ऑब्स्टेकल सच एज स्टीप, यानी ऑब्स्टेकल क्या हो, स्टीप में तो ज़्यादा खड़ा हो, या तो ब्रोकन ग्राउंड है, बीच में गैप उप मिल गया, जैसे डीप हो, बहुत ज़्यादा गहरा हो, वेलीज हो, ETC हो, है ना। ब्रोकन ग्राउंड जैसे डीप हो, ज़्यादा गहरा हो, ब्रोकन ग्राउंड हो, डीप वेलीज हो, डीप वेलीज मतलब ज़्यादा गहरा खाई हो, खाई वगैरह हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेक्योमेट्रिक से आप सर्वेइंग कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है दिस मेथड इज कन्वेनियंट फॉर सर्वेज ऑफ रोड, यानी इसका हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं ज़्यादातर, तो रोड के लिए, कैनाल्स बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, ETC के लिए। तो रोड तो सबको पता होगा, रोड जब बनाते हैं तो रोड कैसे बनाते हैं, आड़ा तिरछा रहता है ना, तिरछा मिर्छा भी रहता है, कहीं ऊपर डाउन भी रहता है, तो वो सब जगह पे क्या करते हैं हम लोग, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग करते हैं। कैनाल्स बनाते हैं, कैनाल समझ रहे हैं ना, पानी के लिए जो हम लोग, ये सिंचाई पर्पज़ के लिए जो हम लोग नहर खोदते हैं, डैम्स के साथ क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करके आपस में, उसको वैसे बोलिए ना, नाली, गटर, बड़ा जो नाली बनाते हैं कैनाल्स, तो वो कैनाल्स वनाल्स का जो डिज़ाइन करते हैं, यानी इरिगेशन खेती पर्पज़ के लिए जो नाला बनाया जाता है बड़ा बड़ा सरकार के द्वारा, तो वो कैनाल्स वगैरह का भी डिज़ाइन कैसे किया जाता है, सर्वे किया जाता है टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग से ही। रेलवेज हो गया, रेलवे में पटरी बिछाना है, तो पटरी कितना चौड़ा बिछेगा, कितना लंबा बिछेगा, कितना डिस्टेंस तक रहेगा, वो सब चेन और टेप से कितना मेजर कीजिएगा, संभव है करना, नहीं ना। तो इसलिए उस सबका सर्वे करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग यूज करते हैं। तो तीसरा मेथड क्या कर रहा है, दिस मेथड इज कन्वेनियंट फॉर सर्वेज फॉर रोड, कैनाल्स, रेलवेज, ETC। चौथा कह रहा है कि व्हेन एरिया इज टू बी सर्वे इज वेरी लार्ज, अगर आपका एरिया भी क्या हो, बहुत ज़्यादा लार्ज हो, तब वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग कर सकते हैं। वो समय क्या पढ़े थे कि आपका एरिया बहुत ज़्यादा छोटा हो, वह फेयरली हो, और एकदम क्या हो, समतल ग्राउंड हो, तब चेन और टेप का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एरिया आपका बहुत ज़्यादा लार्ज हो, अनइवन शेप हो, उबड़ खाबड़ ज़मीन हो, जहाँ पे घाटी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, उस सब जगह पे क्या कर सकते हैं हम लोग, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका क्या हो गया, यूजफुल सिचुएशन ऑफ टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग, यानी टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी आप जो टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग कर रहे हो, तो उस टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग का आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका गुण क्या है, इसका नेचर क्या है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग क्या कर रहा है कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्योमीटर। पहला इसका गुण क्या है टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग का, कि अगर ये टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल कैन बी मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ टेक्योमीटर, यानी टेक्योमीटर के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, हॉरिजेंटल एंगल को मेजरमेंट कर सकते हो और वर्टिकल एंगल का भी मेजरमेंट कर सकते हो। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या कर रहा है बाबू कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर डायरेक्टली मेजर, यानी अगर 2 पॉइंट के बीच आपको हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करना हो, 2 पॉइंट के बीच अगर आपको वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना हो, जैसे अभी यहाँ बताइए ये A है और ये डिस्टेंस B है, ये दोनों के बीच अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो आप आराम से यहाँ से
क्या कर सकते हैं, अनइवन शेप पे भी ये डिस्टेंस का आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टेकोमेट्रिक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक दूसरा क्या कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर डायरेक्टली मेजर्ड। क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि फॉर टेकोमेट्रिक सर्वे ओनली टेकोमीटर एंड स्टीडिया रोड आर रिक्वायर्ड। यानी टेकोमेट्रिक सर्वेइंग करने के लिए आपको दो ही चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, एक टेकोमीटर ज़रूरत पड़ेगा और दूसरा स्टीडिया रोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक एक करके देखेंगे कि ये टेकोमीटर क्या है और स्टीडिया रोड क्या है। तो टेकोमीटर कुछ नहीं है, आपका क्या है, थियोडोलाइट है। थियोडोलाइट में भी कैसा, ट्रांजिट थियोडोलाइट है, ठीक है। स्टीडिया रोड कुछ नहीं है। स्टीडिया रोड किसको बोलेंगे, जैसे हम लोग लेवलिंग किए थे ना, तो लेवलिंग स्टाफ जो था ना, तो वही स्टाफ जो है इस तरह का स्टाफ्स रहता है, ये स्टाफ रहता है, सबका फिगर बना देंगे ऐसे। क्या है, इसमें रीडिंग वूडिंग दिया रहता है ना इस तरह से, तो यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीडिया रोड्स। तो एक आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्टीडिया रोड्स की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा टेकोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है कि चेन और टेप इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें आपको चेन और टेप की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है तो चेन और टेप को लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या, चेन और टेप चाहिए, फीता चाहिए, है ना। लेकिन टेकोमेट्री क्या बोलता है कि नहीं, चेन और टेप हमको नहीं चाहिए, हम अपने खुद क्या करेंगे, जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। किसके हेल्प से, तो टेकोमीटर से और स्टीडिया रोड, यही दोनों के हेल्प से क्या करेगा, ये डिस्टेंस का भी मेजरमेंट करके आपको दे देगा बिना चेन और टेप का। तो वही कह रहा है चेन और टेप इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी चेन और टेप की हमको ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेकोमेट्रिक सर्वेइंग। उसके बाद है पर्पस ऑफ टेकोमेट्रिक सर्वेइंग। ये क्या है, लास्ट में देखिए पर्पस ऑफ टेकोमेट्रिक सर्वेइंग, कि टेकोमेट्रिक सर्वेइंग का आपका पर्पस क्या है। पर्पस मतलब क्या होता है बाबू, उद्देश्य। कि आप टेकोमेट्रिक सर्वेइंग अगर कर रहे हो तो आपका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। कुछ भी वर्क करते हैं आप, तो हर एक वर्क करने का आपका क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, तो डिप्लोमा कर रहे हैं तो क्या उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि सेमेस्टर अच्छा से चल जाए, मार्क्स अच्छा से मिल जाए, उसके बाद अच्छा सा जॉब लग जाए, फिर शादी ब्याह हो जाए, है ना जी, गाड़ी खरीद लें, घर बना लें, सबका यही तो वही है। इसका पर्पस क्या है कि टेकोमेट्री का सर्वे जो कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है। पहला पर्पस क्या है, तो सिंपल से जान गए होंगे पर्पस मेरा क्या होगा, तो डिस्टेंस मेजर करना होगा, एलिवेशन मेजर करना होगा, ठीक है। यही ना मेन मकसद है कि डिस्टेंस मेजर करेंगे, एलिवेशन मेजर करेंगे, एंगल मेजर करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि अब उस चीज़ को मेजर करके हम लोग क्या यूज करेंगे। जैसे एलिवेशन की बात कर रहे थे तो आपको पढ़ाए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, कि एलिवेशंस का यूज जब कर रहे हैं तो एलिवेशन के हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, लेवलिंग के हेल्प से कंटूर मैप बनाते हैं। तो उसी तरह का रहा है कि अगर आप टेकोमेट्रिक सर्वेइंग कीजिएगा तो टेकोमेट्रिक सर्वेइंग करने के बाद जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है फील्ड से, उस डेटा के हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो। तो उस डेटा के हेल्प से पहला क्या कर सकते हो, टू प्रिपेयर ए कंटूर मैप। आप क्या कर सकते हो, एक कंटूर मैप बना सकते हो। अब बोलिएगा कि सर कंटूर मैप क्या होता है, तो कंटूर मैप क्या बोले कि नंबर ऑफ कंटूर लाइंस को, बहुत सारे कंटूर लाइंस को आपस में मिला दीजिएगा, जो मैप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटूर मैप। आप क्वेश्चन कीजिएगा सर कंटूर लाइन क्या होता है, तो वैसा लाइन जो क्या हो, इक्वल एलिवेशन से पास करे, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं कंटूर लाइन। ये हम लोग थर्ड सेमेस्टर में अच्छा से पढ़ चुके हैं। तो वही कह रहा है टू प्रिपेयर ए कंटूर मैप, यानी क्या करते हैं, कंटूर मैप बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो कंटूर मैप क्या होता है, तो वैसा मैप जो क्या हो, यानी नंबर ऑफ कंटूर लाइन्स से बना हुआ हो, उसको बोलते हैं कंटूर मैप। अब कंटूर लाइन्स क्या होता है, तो कंटूर लाइन्स वैसा लाइन जो क्या हो, इक्वल एलिवेशन से पास करे। जैसे इस तरह का ये कोई एक लाइन ले लिए हैं, ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है, अगर ये कंटूर लाइन है, सपोज दैट हम यहाँ पे 100 मीटर लिख दें, इसका मतलब इस पॉइंट, इस लाइन पे कहीं पे भी हम लोग मेजर करेंगे तो हर एक जगह एलिवेशन क्या होगा, 100 का ही होगा। अगर इस तरह से फिर एक कोई लाइन ले लें और यहाँ पे अगर 99 लिख दें, इसका मतलब इस पॉइंट, इस लाइन पे कहीं भी किसी पॉइंट पे मेजरमेंट करेंगे तो उसका एलिवेशन आपका क्या होगा, हाइट आपका 99 होगा, आरएल का हाइट, ठीक है। तो यही होता है आपका कंटूर लाइन, और कंटूर लाइन को आपस में मिला देते हैं, जो मैप बनता है उसको बोलते हैं कंटूर मैप। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या करा है, टू प्रिपेयर ए टोपोग्राफिक मैप, यानी टोपोग्राफिक मैप बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे टोपोग्राफिक मैप
जैसे अर्थ का जो आपका सरफेस है उस अर्थ का नेचर कैसा है, कहाँ पे ग्राउंड है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे झरना है, ये सब जो दिखाते हैं ये सब किस में आता है, टोपोग्राफिक मैप में। तो वही कह रहा है टू प्रिपेयर ए टोपोग्राफिक मैप, यानी स्थलाकृति, उसको क्या बोलते हैं, स्थलाकृति। उसके बाद थर्ड में कह रहा है टू फिक्स द, देखिए लिखते जाइए अगर नहीं दिख रहा है तो, टू प्रिपेयर ए टोपोग्राफिक मैप। तीसरा क्या कर रहा है, टू फिक्स द अलाइनमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स ईटीसी, यानी रोड का अलाइनमेंट फिक्स करना हो, रेलवे का एक अलाइनमेंट फिक्स करना हो, कैनाल्स का अलाइनमेंट फिक्स करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, टेकोमेट्रिक सर्वेइंग यूज कर सकते हैं। अब ये अलाइनमेंट क्या होता है, तो अलाइनमेंट क्या होगा, सिंपल सी बात है, जैसे आपने रोड बना रहा है, सपोज दैट ये रोड आप बना रहे हो, तो इस रोड का एक विड्थ होगा ना कि कितना विड्थ होना चाहिए, तो ये विड्थ आपका कांस्टेंट रहे हर एक जगह। तो इस कांस्टेंट विड्थ को बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, एक फिक्स लाइन लेना पड़ता है, उसी फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं। तो वो अलाइनमेंट आपका फिक्स लाइन या सेंटर में भी ले सकते हैं, आउटर पोर्शन में भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेंटर में लिया, इसका मतलब क्या है, अगर 4 मीटर का हमने रोड का विड्थ बना रहा है तो 2 मीटर इधर बनाऊंगा और 2 मीटर इधर बनाऊंगा, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से एक अलाइनमेंट का काम करेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आप अलाइनमेंट की तरह भी इसका यूज कर सकते हैं अलाइनमेंट बनाने के लिए, चाहे रोड का बनाइए, रेलवे का बनाइए, कैनाल का बनाइए, ये सब का अलाइनमेंट आप बनाते हैं तो वहाँ पे भी आपका क्या होगा, टेकोमेट्रिक सर्वेइंग से जो डेटा लिए हैं वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चौथा कह रहा है यूजफुल फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग मतलब क्या हो गया, यानी हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग मतलब क्या, यानी समुद्री तल, ये सब समुद्र वगैरह जो है ना जहाँ पे पानी का आपका जमाव है, जैसे डैम का सर्वे किए, समुद्र का सर्वे किए, तालाब का सर्वे किए, तो वो सब हाइड्रोग्राफिक में आ जाता है। जहाँ पे हाइड्रो मतलब क्या, पानी से रिलेटेड जो भी सर्वे होगा तो वो आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहलाएगा, ठीक है। तो पानी वाला एरिया में जो भी सर्वे करेंगे हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहलाएगा। तो यूजफुल फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। पाँचवा में क्या है, टू कैरी आउट सर्वे विथ स्पीड, देखिए लिखते जाइए। चौथा क्या लिखे, यूजफुल फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वे। पांचवा क्या कर रहा है, टू कैरी आउट सर्वे विथ स्पीड बट एक्यूरेसी इज लेस, एक इसका खासियत देखिए क्या कह रहा है कि इसका जो है पर्पस क्या है दूसरा, कि टू कैरी आउट सर्वे विथ स्पीड, यानी इसमें जो आप सर्वेइंग करोगे वो सर्वे तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट कर लोगे, सर्वेइंग क्या होगा, बहुत स्पीड में होगा, बट एक्यूरेसी इज लेस, यानी एक्यूरेसी थोड़ा सा लेस होगा, ऐसा नहीं कि लेस एक्यूरेस होगा, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ा क्या होता है, कम हो जाएगा। बाकी सारा के कंपैरिजन में जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आपका एक्यूरेसी कम हो जाए। जैसे 20 मीटर है तो हो सकता है वो 20 पॉइंट कुछ मेजर कर दे या 19 पॉइंट कुछ कर दे, लेकिन लमसम आपका लगभग अप्रोक्स सही रहेगा, यानी थोड़ा बहुत क्या होगा, एरर आ सकता है। तो वही कह रहा है कि टू कैरी आउट सर्वे विथ स्पीड, यानी इसमें क्या करते हैं, टेकोमेट्रिक सर्वेइंग में सर्वे तो आपका बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है, बट एक्यूरेसी इज लेस, थोड़ा सा एक्यूरेसी क्या होता है, लेस होता है, ज़्यादा नहीं, लेस थोड़ा सा। बट छठा पॉइंट क्या करा है, आल्सो यूजफुल, आल्सो हम लोग यूजफुल करते हैं, इसका कि यूज करते हैं कहाँ पे, फॉर चेकिंग आउट द, आल्सो फॉर यूजफुल चेकिंग आउट द डिस्टेंस मेजर्ड बाय चेन और टेप, इसको लिख लीजिए, आल्सो यूजफुल फॉर चेकिंग आउट द डिस्टेंस मेजर्ड बाय चेन और टेप। देखिए सिंपल सी बात हम आपको बताए थे कि टेकोमेट्रिक सर्वेइंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, बट डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको चेन और टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि क्या हमने जो टेकोमेट्रिक से डिस्टेंस का मेजरमेंट किया है क्या वो सही है कि नहीं, ठीक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट के डाटा के हेल्प से जो आप डिस्टेंस निकाल लिए हैं, क्या वो डिस्टेंस मेरा सही है कि नहीं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जो डिस्टेंस आपने मेजर किया है फ्लैट सरफेस के लिए करके देख लीजिए, और फिर उस फ्लैट सरफेस पे क्या कीजिए, चेन और टेप को दौड़ा करके उसके डिस्टेंस को क्या कर लीजिए, मेजर कर लीजिए। वही कर रहा है, आल्सो यूजफुल फॉर टेकोमेट्रिक सर्वे से कर रहे हैं तो आपको क्या है, एक फ़ायदा है कि उसके डिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो कहीं पर, किससे, चेन और टेप से, और या तो और चेकिंग द एलिवेशन डिटरमिन बाय लेवल, या तो आप क्या कि उसके बाद क्या बोले आपका कि टेकोमेट्रिक सर्वेइंग का यूज देखिए कहाँ, एलिवेशन निकालने के लिए यूज करते हैं। हम लोग पढ़े थे कि एलिवेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो एलिवेशन के लिए हम लोग
डंपी लेवल का यूज करते हैं। तो वही कह रहा है कि आपने जो लेवल निकाला है तो उस लेवल को भी अगर कभी चेक करने की ज़रूरत पड़े तो आप डंपी लेवल लगा करके क्या कर सकते हैं, उसके लेवल का भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या कर रहा है कि चेकिंग द एलिवेशन बाय लेवल। तो देखिए लास्ट पॉइंट क्या हो गया, पर्पस ऑफ टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग का, कि आल्सो यूजफुल फॉर चेकिंग आउट द डिस्टेंस, यानी आल्सो यूजफुल फॉर चेकिंग आउट द डिस्टेंस मेजर्ड बाय चेन और टेप। चेन और टेप के द्वारा जो मेजर करेंगे उसके डिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि टेक्योमेट्रिक से जो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया क्या वो डिस्टेंस सही है कि नहीं, उसको आप चेन और टेप से मेजर कर सकते हो। या चेकिंग द एलिवेशन, नहीं तो आप एलिवेशन चेक कर सकते हो डिटरमिन बाय लेवल, यानी लेवलिंग के लिए जो हम लोग करते थे लेवलिंग में, तो जो लेवलिंग किए हैं अब इसके अनुसार जो आपने हाइट निकाला, डिफरेंस ऑफ एलिवेशन निकाला है, क्या वो एलिवेशन आपका सही आ रहा है कि नहीं, उसको भी आप चेक कर सकते हैं किसके हेल्प से, तो लेवल के हेल्प से। तो इस तरह से ये क्या पर्पस ऑफ टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग। देखिए इंस्ट्रूमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट आप क्या क्या यूज कीजिएगा किसमें, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग के लिए। इतना चीज़ तो पढ़ लिए हम लोग, अब आपको इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कोई भी सर्वे किए होंगे, चेन सर्वे किए होंगे, चेन की ज़रूरत पड़ा होगा, रेंजिंग रोड का जो भी है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ा होगा। फिर थियोडोलाइट सर्वे किए थे तो रेंजिंग रोड की ज़रूरत पड़ी होगी, उसके बाद थियोडोलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह यहाँ पे टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग कीजिएगा तो आपको कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंस्ट्रूमेंट में देखिए वो कह रहा है कि नॉर्मली 2 इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर टेक्योमेट्री, यानी टेक्योमेट्री करना है आपको तो सिर्फ नॉर्मली आपको कितना 2 इंस्ट्रूमेंट चाहिए, 2 इंस्ट्रूमेंट में काम चल जाएगा। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, टेक्योमीटर। तो टेक्योमीटर की बात कर रहे हैं तो टेक्योमीटर क्या है, टेक्योमीटर इज नथिंग बट क्या है, ये एक ट्रांजिट थियोडोलाइट। इसको हम लोग लिख सकते हैं टेक्योमीटर इज नथिंग but it is transit theodolite. Tachometer is nothing, it is transit theodolite. Tachometer is nothing, it is transit theodolite. टेक्योमेट्री का आपका कुछ नहीं है, ये जस्ट क्या है आपका एक ट्रांजिट जो थियोडोलाइट यूज करते हैं हम लोग, तो थियोडोलाइट में जो ट्रांजिट टाइप का थियोडोलाइट है वही यूज करते हैं यहाँ पे टेक्योमीटर के तौर पे, ठीक है। लेबलिंग स्टाफ और स्टेडिया रोड, लेबलिंग स्टाफ और स्टेडिया रोड ये तो सब लोग देखे होंगे। जब लेबलिंग हम लोग कर रहे थे तो लेबलिंग में इस तरह का स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ी थी। लेबलिंग स्टाफ्स था ना, फोल्डेबल था, इधर बिड्थ कुछ कम था, फिर इधर बिड्थ थोड़ा क्या था, ज़्यादा था, उसके बाद फिर नीचे आते थे तो इस तरह से बिड्थ क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था, ताकि क्या हो रहा था, एक एक स्टाफ उसमें इसमें बहुत सारा स्टाफ देखे थे, तो यही आपका क्या है, लेबलिंग स्टाफ है, ठीक है। तो दूसरा आपकी ज़रूरत पड़ेगी क्या चीज़, लेबलिंग स्टाफ या तो स्टेडिया रोड भी बोलते हैं। इस टाइप का एक स्टेडिया रोड भी रहता है, उसमें भी मार्किंग किया हुआ रहता है, तो आप स्टेडिया रोड को ले जाइए या तो आप लेबलिंग स्टाफ से भी काम चला सकते हो। और एक आपका क्या रहेगा, थियोडोलाइट रहेगा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्योमेट्री, ठीक है। अभी तुरंत कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़, कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्योमेट्रिक सर्वे, वहाँ पे क्या था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्योमेट्रिक सर्वे, बट यहाँ पे क्या करा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्योमीटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्योमीटर कहने का मतलब क्या कर रहा है, आप जो टेक्योमीटर इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो उस टेक्योमीटर इंस्ट्रूमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अभी जो कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे वो क्या था कि टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बट यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्योमीटर यानी टेक्योमीटर सर्वे का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ये थोड़ा भी आई है, ठीक है, पूछता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब क्या कर रहा है कि आपका जो टेक्योमीटर है उस टेक्योमीटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या गुण है। तो पहला गुण क्या कर रहा है कि द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर टेक्योमीटर, यानी आपका जो टेक्योमीटर होता है उस टेक्योमीटर का आपका जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपका कितना होना चाहिए, F/I = 100। यानी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो F/I से, और F/I = क्या होना चाहिए,
100 के बराबर। अब ये बात आगे देखेंगे हम लोग कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है और एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है। अभी सिर्फ ये सीखिए कि द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर टेक्योमीटर, यानी टेक्योमीटर का मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होगा, तो एफ अपॉन आई से डिनोट करते हैं। और ये एफ क्या है, आई क्या है, आगे हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर टेक्योमीटर एफ बाई आई इक्वल टू कितना, 100, यानी टेक्योमीटर का मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होता है, 100 होता है। दूसरा कह रहा है कि द टेक्योमीटर टेलीस्कोप एनालिटिक लेंस इज फिटेड, हैंस एडिटिव कांस्टेंट एफ प्लस डी इक्वल टू 0। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। पहला क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ टेक्योमीटर, यानी वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं टेक्योमीटर, उसका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, तो एफ अपॉन आई से डिनोट करते हैं। द टेक्योमीटर टेलीस्कोप, यानी टेक्योमीटर से जो टेलीस्कोप लगा रहता है, ये क्या है, ये ट्रांजिट थियोडोलाइट है, तो थियोडोलाइट की बात कर रहा है, थियोडोलाइट में टेलीस्कोप रहता ही है, तो वही कर रहा है कि द टेक्योमीटर टेलीस्कोप एनालिटिक लेंस इज फिटेड, उसमें क्या होता है, एक एनालिटिक लेंस लगा हुआ रहता है, हैंस इसीलिए उसका एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है, एफ प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। खाली ये आप याद रखिए आप कि एफ प्लस डी क्या है, एडिटिव कांस्टेंट, एफ बाई आई क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एफ अपॉन आई, इसका वैल्यू क्या होता है, 100 के बराबर। एडिटिव कांस्टेंट क्या है, तो एफ प्लस डी से डिनोट करते हैं, और ये एफ प्लस डी का वैल्यू कितना है, 0 के बराबर है। दो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से याद रखिए। तीसरा कह रहा है कि द टेलीस्कोप शुड बी पावरफुल, वो जो है ना इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट में जो टेलीस्कोप लगा हुआ रहता है, वो टेलीस्कोप कैसा होना चाहिए, पावरफुल। पावरफुल मतलब क्या, अधिक ज़्यादा उसमें ये जूम इन जूम आउट जो होता है ना, वो सब करने का कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। द टेलीस्कोप शुड बी पावरफुल, पावरफुल होना चाहिए। हैविंग ए मैग्निफिकेशन ऑफ 20 to 30 डायमीटर्स, 20 to 30 डायमीटर्स। इसका मतलब क्या कर रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आप देख रहे हैं, ठीक है, तब उसके बाद देखते हैं तो सिंपल समझिए, जब आप मोबाइल से, जिसके मोबाइल का लेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो जब आप फ़ोटो लेते हैं, तो फ़ोटो लेते समय अगर फ़ोटो को जूम भी करते हैं, तो जूम करते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है और क्लियर दिखता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जूम कर देते हैं तो फटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है इसमें लेंस में, वो पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल होता है कितना, तो 20 to 30 डायमीटर। इसका कहने का मतलब ये है कि उस जो है ना, जैसे जो चीज़ देख रहे हैं, सपोज दैट आप ये रीडिंग है, तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो इस तरह का ये क्रॉस हेयर बनता है, ये सब दिखा रहे हैं, इस तरह का आपका ये दिखेगा, डायफ्राम दिखेगा। अब इस डायफ्राम को क्या कीजिएगा आप, इस तरह का एक सर्किल बन गया, अब उससे क्या करते हैं, उसको और जूम कर सकते हैं। वहाँ पे लेंस लगा हुआ होता है, लेंस को ऐसे घुमाइएगा तो वो क्या होगा, और जूम होगा। तो जूम होगा तो कितना टाइम्स तक, इसका जो साइज़ है ना, इसके साइज़ का 20 से 30 टाइम्स तक आप क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। डायमीटर कहने का मतलब ये है, यही जो आपका डायमीटर है ना, इस डायमीटर को क्या कर सकते हैं, 20 से 30 डायमीटर तक आप जूम कर सकते हैं। 20 to 30 टाइम्स तक इसके डायमीटर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पहला बात जो देखे सिंपल जो दिख रहा, अब उसको क्या करते हैं, उसको जूम करके यानी बढ़ा सकते हैं कितना, 20 to 30 टाइम्स तक। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट को भी क्या करते हैं, ईजिली देख लेते हैं। आप देखे होंगे, खास करके दूरबीन से ही देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर पे कोई छत पे खड़ा रहता है, तो बचपन में देखे थे ना, हम लोग खिलौना खरीद के लाते थे, तो दूरबीन से देखते थे, उसको लेंस को जैसे घुमाते थे, तो क्या बहुत दूर का आदमी यहाँ बहुत एकदम क्या सामने लगता था, एकदम चल रहा है एकदम नज़दीक में। सेम उसी तरह यहाँ पर फील होगा। तो कब फ्यूल होगा, जब आपका जो ये मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा हो, और ये कैसा हो, उसमें जो लगा हुआ है ग्लास वो कैसा हो, पावरफुल होना चाहिए। कौन सा, टेलीस्कोप, यानी दूरबीन आपका कैसा होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। तो वही कह रहा है द टेलीस्कोप शुड बी पावरफुल हैविंग ए मैग्निफिकेशन ऑफ 20 to 30 डायमीटर्स। चौथा कैरेक्टरिस्टिक कर रहा है कि द आई पीस शुड बी ए ग्रेटर मैग्नीफाइंग। आपका आई जो पीस है ना, दो होता है, एक ऑब्जेक्ट पीस होता है, दूसरा आई पीस होता है। तो आई पीस का भी मैग्निफिकेशन पावर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इस आई पीस के फोकसिंग करने के बाद ही आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अच्छा से दिखेगा। तो वही कह रहा है द आई पीस शुड बी ए ग्रेट मैग्नीफाइंग पावर देन यूजुअल सो दैट इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ए क्लियर स्टाफ रीडिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। यानी बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस तक आप देख रहे हैं, तो उस डिस्टेंस को भी क्या कर सकते हैं, अगर आई पीस जो आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो टेलीस्कोप रहता है, तो वो टेलीस्कोप में क्या रहता है, इस तरह का ये इमेज बना हुआ रहता है। देखिए यहाँ बनाते हैं,
ये इस तरह का रहता है इसे, ये आपका इस तरह का टेलीस्कोप रहता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पीस रहता है, ऑब्जेक्ट ग्लास बोलते हैं, और यहाँ पे आपका जो है ना इस टाइप का रहेगा, इसको हम लोग आई पीस बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि ये भी आई पीस क्या है, इसको घुमाते हैं इस तरह से, इसे घुमाइएगा तो ये घुमाइएगा तो वहाँ का जो ऑब्जेक्ट है ना वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखेगा। तो वही कह रहा है कि आई पीस शुड बी ग्रेटर मैग्नीफिकेशन, यानी आई पीस में भी क्या होना चाहिए, पूरा मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो क्या करे, क्लियर कर दे, साफ कर दे पिक्चर आपको, कि दूर तक के भी डिस्टेंस को हम लोग क्या कर सके, स्टाफ के रीडिंग को भी आराम से देख सकें। तो ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, तो ये टेक्योमीटर का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब यहाँ से याद रखने वाली क्या चीज़ है, तो याद रखने वाली ये चीज़ है कि कैरेक्टरिस्टिक का मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, F/I से, उसका वैल्यू क्या होता है 100। और टेक्योमेट्रिक का एडिटिव कांस्टेंट किस चीज़ से डिनोट करते हैं, F+D से, उसका वैल्यू क्या होता है 0 के बराबर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या सीखे कि आपका ये जो होता है मैग्नीफाइंग पावर आपका टेलीस्कोप का, कह रहे उसमें जो टेलीस्कोप लगा रहता है, टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होना चाहिए, कितना 20 to 30 डायमीटर। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा है वेरियस पैटर्न ऑफ स्टीडिया डायफ्राम। अब ये स्टीडिया डायफ्राम क्या होता है, तो स्टीडिया डायफ्राम कुछ नहीं, जब आप देखिएगा ना यहाँ से, इस ये टेलीस्कोप जो लगा हुआ है, इस टेलीस्कोप से आप देखेंगे, और यहाँ पे आपका एक रहता है, इसको आई पीस बोलते हैं, और यहाँ पे आपका एक लगा हुआ रहता है, इसको फॉक्सिंग स्क्रू बोलते हैं। उस फॉक्सिंग स्क्रू को घुमाइएगा तो क्या होगा, जब आई पीस को घुमाइएगा तो ये आपका डायफ्राम पूरा क्लियर दिखेगा, और जब फॉक्सिंग स्क्रू को घुमाइएगा तो वो आपका ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा। ठीक है, पहले क्या, आई पीस को रोटेट करेंगे तो इस तरह का पिक्चर आपको दिखेगा, कहाँ पे, वो जो आपका टेलीस्कोप है ना, उस टेलीस्कोप में इस टाइप का पिक्चर आपको बना हुआ दिखेगा। कब, जब आई पीस को फोकसिंग कीजिएगा तो, और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पीस ये फॉक्सिंग स्क्रू को फोकस कीजिएगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्लियर से दिखेगा। तो सबसे पहला आई पीस को फोकस कर लेंगे तो ये चीज़ दिखेगा। अब ये चीज़ क्यों दिखता है, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए हम दूरबीन से देख रहे हैं, तो दूरबीन से देख रहे हैं तो आपको तो बहुत सारा चीज़ दिखेगा ना। जैसे मान लीजिए ये हम देख रहे हैं, दूरबीन से देख रहे हैं इस स्टाफ को, तो इस स्टाफ को ही अगर हम दूरबीन से देखें, सपोज दैट यहाँ पे ये दूरबीन हम लगा दिए हैं इस तरह से, और इस दूरबीन के हेल्प से क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो ये देखिएगा तो ऐसा थोड़ा आपको तो ये हो सकता है पूरा ये पार्ट भी दिख जाए, यहाँ से यहाँ तक जितना इसका मैग्नीफाइंग पावर है इतना तक आपको दिख सकता है, ये भी तो हो सकता है। बट आपको रीडिंग कौन सा लेना है, तो वो रीडिंग लेने के लिए हेल्प कौन करेगा, तो यही आपका डायफ्राम जो है ना, यही डायफ्राम आपका क्या करता है, हेल्प करता है किस में, रीडिंग लेने के लिए। तो ये डायफ्राम आपको डिफरेंट टाइप्स का दिखेगा, एक ये दिखता है, एक ये दिखता है, 3 टाइप का, 4 टाइप का, 5 टाइप का। जनरली ज़्यादातर में यूज रहता है तो ये वाला रहता है और ये वाला रहता है। हम लोग जब सर्वे किए थे तो ज़्यादातर में इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा थियोडोलाइट में आपका यही दोनों में यूज हुआ था। तो एक ये रहेगा, ये रहेगा। अब इसका मतलब ये समझिए ये क्या है। अब जैसे ही आप यहाँ से देख रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं ना, तो आपका एक तो इमेजनरी लाइन जाता है जिसको लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं, और यहाँ पे आपका एक इस तरह का पिक्चर बनेगा। ये पिक्चर यहाँ नहीं बनता है, ये पिक्चर इसके अंदर बनेगा, बट ये पिक्चर आपका यहाँ पे लगेगा, इसको कट कर रहा है और इस तरह से ये इसे कट करेगा। ठीक है, अब इस तरह से इसे कट कर रहा है। तो अब बताइए इसका जो बोलते हैं, इस डायफ्राम जो है, तो इसको हम टोटल को क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है, ये लाइन और ये लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस हेयर। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस हेयर। और ये जो दिख रहा है इसको अपर स्टीडिया बोलते हैं, और ये जो दिख रहा है इसको हम लोग लोअर स्टीडिया बोलते हैं। U4 क्या होता है, तो अपर स्टीडिया। ठीक है, U4 क्या होता है, अपर स्टीडिया, और L4 क्या होता है, तो लोअर स्टीडिया। ठीक है, लोअर स्टीडिया। और यहाँ पे C4 सेंट्रल स्टीडिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक अपर स्टीडिया, लोअर स्टीडिया, और ये सेंट्रल हेयर भी बोल सकते हैं, ये सेंट्रल। अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ से देख रहे हैं तो स्टाफ पे देखिए आपको ये भी रीडिंग दिख रहा होगा, ये भी रीडिंग दिख रहा है, यानी इसके बीच सारा रीडिंग आपको दिख रहा होगा। बट हमको रीडिंग कौन सा नोट करना है, तो आप डिसाइड कीजिए, या तो रीडिंग हमेशा अपर वाला लीजिए, नहीं तो रीडिंग हमेशा लोअर वाला लीजिए, और ना तो रीडिंग हमेशा क्या करना है, इसके जस्ट सामने वाला लेना है। कौन सा, ये सेंट्रल हेयर जहाँ पे कट कर रहा है, ये सेंट्रल हेयर जहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे स्टाफ का क्या कीजिए, इस रीडिंग को नोट कीजिए। अगर ये इमेज नहीं रहता, ये डायफ्राम नहीं रहता, तो क्या इस बिना डायफ्राम का आप रीडिंग ले सकते थे। इस तरह का स्टाफ हम लगा देते, यहाँ से टेलीस्कोप से देखते, तो आप कौन सा रीडिंग लेते यहाँ पे बताइए, कुछ संभव था देखना,
तो ये क्या हेल्प करता है, ये डायफ्राम आपको हेल्प करेगा रीडिंग लेने में कि कौन सा वैल्यू आपको रीडिंग लेना है। तो इस तरह से ये पूरा हम लोग देखें कि टेकोमेट्रिक सर्वेइंग क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक वगैरह क्या है, इसका पर्पस क्या है, यूजेज क्या है, बहुत सारी चीज़ को हमने कवर किया। उसके बाद इसका इंस्ट्रूमेंट का अपना देखें, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ ये है। उसके बाद अब पढ़ना हम लोग को प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और बाकी सारा चीज़ अब धीरे धीरे हम लोग डेरिवेशन करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।